सीधे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, पीपीटी पे आते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं, चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस पे शिक्षा शास्त्र से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। तो हम लोगों ने हायर एजुकेशन शुरू किया है। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो हायर एजुकेशन है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है। बट ये आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे हो, चाहे बीएड हो या एमएड हो या एमए एजुकेशन हो या नेट, वो हर जगह आता है, क्योंकि एजुकेशनल हिस्ट्री जो है आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, तो ये उसी को कवर कर रहा है। तो आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल है। तो हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था कि हायर एजुकेशन क्या है, फिर उसकी डिफिनेशन, उसका नेचर क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम बात करेंगे कि लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, जिसमें से मैंने वैदिक काल, बौद्ध काल हो गया, फिर मुस्लिम हो गया, ब्रिटिश और आफ्टर फ्रीडम चीज़ों पे बात करेंगे। और मैंने ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि सबसे पहला आयोग कौन सा बना था आज़ादी के, स्वतंत्रता के पश्चात। तो अगर हम एंशियंट इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो ये चीज़ फिर बता दे रहा हूँ कि अगर हम इसको बांटते हैं तो शुरू होता है हमारा यहाँ से वैदिक काल से। सिंपल सा है, पहले वैदिक काल आएगा आपका, फिर महात्मा बौद्ध यानी बौद्ध काल, फिर जब इन्वेजन होता है यानी मुस्लिम का एरा आता है, फिर जब हम लोग और बुरी कंडीशन में पहुंचते हैं यानी ब्रिटिश का टाइम, जिनको तो लिखने का भी मेरा मन नहीं होता, और फिर हम जब यहाँ पे फ्री हो जाते हैं यानी स्वतंत्रता पा जाते हैं। तो ये 4 हिस्सों में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे इसके प्रॉपर आपको कुछ मिलेगा नहीं डिटेल में, पर यहाँ पे क्या है कि क्या एजुकेशन सिस्टम रहा, क्या एजुकेशन दी जाती थी, ये जरूर आपको पता चल जाएगा, और हायर एजुकेशन के कौन कौन से इंस्टीट्यूट थे उस टाइम पे। तो अगर हम सीधे बात करते हैं, अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं, तो देखो उस टाइम पे क्या था कि जो स्पिरिचुअलिटी थी, मोरलिटी थी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थी, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया था सीधे सीधे। और वहाँ पे जो नॉलेज का यानी ज्ञान देने का जो सबसे बड़ा कारण था लोगों को, सिर्फ इसलिए नहीं ज्ञान देना था कि आपको शिक्षित करना है, उसका एक कारण था कि आपको इस भौतिक जगत से परे जाके ब्रह्म की ओर ले जाना था, जिससे आप मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त कर सकें। यहाँ पे वही लाइनें लिखी हैं कि अगर देखा जाए तो, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, मोरलिटी की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात हो गई, फिर बात करते हैं कि ज्ञान, ज्ञान उसमें विद्या बोली जाती थी, विद्या ग्रहण करने की बात होती थी। और मुक्ति का अर्थ है वहाँ पे क्या था, मोक्ष से था। कि केवल जैसे आज के समय में क्या है ना, कि हम लोग मोस्टली क्या होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सीखते उतना नहीं है। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि इन सारी चीज़ों को मर्जअप करते हुए इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको लर्निंग प्रोसेस इतना डिटेल में देना था कि एटलीस्ट आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ और मुक्ति की ओर बढ़ जाओ। तो ये उस समय का एजुकेशन सिस्टम का मेन गोल था। देखो, जैसी सोसाइटी होती है, एजुकेशन का जो लक्ष्य होता है, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, वो उसी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही होता है। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ आध्यात्मिकता, भौतिकता, सॉरी आध्यात्मिकता, नैतिकता, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रबल थी। तो इसलिए शिक्षा का जो मेन पर्पज था वो यही था कि आपको मोक्ष दिलाना है। चलो आगे आते हैं। अब जैसे यही चीज़ भी मैं बता रहा था कि ये कोटेशन कि सा विद्या या विमुक्ते, यानी वह ज्ञान सत्य है जो मुक्त कराता है। सीधी सी बात है कि ऐसा ज्ञान आपको मिले जो आपको मुक्ति की ओर ले जाया जाए। तो वैदिक काल के टाइम पे जो उच्च शिक्षा का कॉन्सेप्ट था, जैसे उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या करते थे, हम सीधे उस पे आते हैं। तो वेदों और वेदांगों का अध्ययन कराया जाता था। वेद आपको पता होगा कि वेदों की संख्या हमारी 4 है, और वेदांग वेदों को समझने के लिए 6 होते हैं। तर्क यानी रीजनल और फिलोसफिकल सोच को डेवलपमेंट करना था। फिर इसके साथ रिलीजन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशल रोल के लिए भी आपको तैयार करना था। अगर कोई बच्चा, देखो हर बच्चा मुक्ति नहीं पा सकता, ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। पर जो जा सकते थे उनके लिए अलग एजुकेशन सिस्टम था, जो नहीं जा सकते उनके लिए अलग एजुकेशन सिस्टम था। और पहले भी बता चुका हूँ, ये एक सिर्फ समराइज है, जबकि इसका डिटेल वीडियोस पुराने वीडियो पड़ा है, जिसमें से प्लेलिस्ट में आप सर्च करिएगा इंडियन हिस्टोरिकल हिस्ट्री, उस पर आपको मिल जाएगा। फिर शिक्षा को क्या होता था कि बहुत प्योर माना जाता था, और शिक्षा कहाँ दी जाती थी, 2 जगहों पे, ये आगे इनको डिटेल में बताया जाएगा थोड़ा सा, कि गुरुकुलों और आश्रमों में दी जाती थी। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं लेंगे। फिर हमारे उच्च शिक्षा संस्थान क्या थे, तो पहला हमारा जो उच्च शिक्षा, एक मिनट, यहाँ पे हमें कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आज हम क्या करेंगे, आज इससे चलेंगे। तो गुरुकुल सिस्टम था। अब गुरुकुल सिस्टम क्या होता था, गुरुकुल अगर इसको तोड़ दिया जाए तो गुरु के यहाँ रह के जो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि छात्र होते थे, जितने भी शिक्षार्थी होते थे वो गुरुगृह, जैसे आज के टाइम के जो हमारे हॉस्टल्स है उनको ले लो,
और हॉस्टल में आप लोग अलग अलग रहते थे, लेकिन वहाँ पे एक ही होता था, सब रहते थे। शिक्षा की प्रकृति में क्या प्रकृति में ही होता था, क्योंकि जो एक चीज था कि ये चाहे गुरुकुल हो, ठीक है, और चाहे आश्रम हो, ये दोनों क्या होते थे कि शहर या ऐसी जगहों से बहुत दूर रहते थे जहाँ शोर शराबा यानी एकांत, ठीक है, और गुरु और जो शिष्य के बीच रिलेशनशिप थे वो इंडिविजुअल होते थे और बहुत मजबूत होते थे। और सीखना क्या होता था कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट में और एक पीसफुल इन्वायरमेंट में रखा जाता था, कि जहाँ पे एकदम नेचुरल तरीके से आप सीख सकें, इन्वायरमेंट भी आपका एकदम पीसफुल हो। इसीलिए जो जितने भी इंस्टीट्यूट होते थे, आज की तरह नहीं कि कहीं भी थोड़ी सी जगह मिली एक स्कूल खोल दिए। फिर हम बात करते हैं आश्रम और वन विद्यालय, ये भी शहरों से दूर होते थे। अब यहाँ पे क्या था कि दर्शन, नैतिकता और आध्यात्मिकता की उच्च शिक्षा देते थे, यानी आपकी फिलोसफी हो गई, मोरलिटी हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई। यहाँ पे आपको मेडिटेशन हो गया, ठीक है, डिसिप्लिन हो गया, और सेल्फ कंट्रोल को बढ़ावा दिया जाता। तो ये दो इंस्टीट्यूट थे जहाँ पे मतलब आपको हायर एजुकेशन दिया जाता था। अब इनका सिलेबस देख लेते हैं, या हम कैरिकुलम की बात कर लें। तो जैसे मैंने कहा कि चारों वेद का अध्ययन कराया जाता था, जिसमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद थे। अब इनके बारे में आप डिटेल आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बस नॉलेज के लिए इतना है। उपनिषद थे। और एक चीज ध्यान देना, सबसे प्रामाणिक ग्रंथ यहाँ से आते हैं, फिर उसके बाद ये सीरियल चलता है ऐसे ऐसे, और सबसे लास्ट में जब आता है जो दर्शन पढ़ने के लिए मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेदांत, ठीक है। तो यहाँ पे ये ये थे धार्मिक विषय आपके। इसके बाद आ जाते हैं सहायक विषय। जैसे मैंने बताया था ना कि वेद चार थे और उनको समझने के लिए 6 वेदांग यानी सहायक विषय थे। तो जैसे सबसे पहले थी शिक्षा, जिसको हम ध्वन्यात्मकता बोलते हैं, जिसमें क्या होता था कि लेटर्स जो होते हैं और जो उनके साउंड स्पीच को रिलेट करके सिखाने की प्रक्रिया थी, एक सिस्टमेटिक तरीका। अब डायरेक्ट अक्षर बोलना नहीं सीख पाते ना, पहले छोटे छोटे अक्षर बोलते हैं, छोटे छोटे वर्ड, एक एक वर्ड बोलते हैं, डा 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 ऐसे करके सीखते हैं। और ये ध्यान देना कि ये जो मेथड है शिक्षा में, ध्वन्यात्मकता, ये उन बच्चों के लिए भी है जो पठन विकार से ग्रसित होते हैं, यानी जो पढ़ नहीं पाते हैं सही से, तो उनके सिखाने के लिए भी बहुत यूजफुल है। कल्प यानी अनुष्ठान के द्वारा, व्याकरण आपका जो नेचुरल ग्रामर होता है उसकी बात की जाती है। फिर निरुक्त चौथा है। निरुक्त का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसकी किसी चीज का स्पष्टीकरण या निर्वचन करना होता है। यह सब इससे जानते हो क्या होता है, जो वेदांग होते हैं इसको कान माना जाता था। इसे कहा जाता है कि यह वेद पुरुष का कान है, क्योंकि अगर आप सुन नहीं पाएंगे स्पष्ट रूप से, चीजों को समझ नहीं पाएंगे, और जब सुन नहीं पाएंगे तो फिर समझेंगे ही नहीं। तो ये था। इसके बाद छंद आता है। तो छंद क्या होता है, जो दोहा, सोरठा, चौपाई आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तो कहाँ पे कितनी मात्रा, कितनी बिंदी, ठीक है ना, कितने होते हैं, उसकी बात होती है। फिर ज्योतिष की बात करते हैं तो खगोल विज्ञान। तो ये सहायक विषय यानी थे हायर एजुकेशन में। फिर अगर हम रिलीजन से हट के बात करें तो क्या क्या पढ़ाया जाता था आपको? मैथ पढ़ाया जाता था, गणित ज्योतिषी पढ़ाया जाता था, आयुर्वेद पढ़ाया जाता था, सैन्य विज्ञान भी था, राजनीति और प्रशासन, और नैतिकता और कानून, धर्म, इतनी चीजें आपको पढ़ाई जाती। फिर अगर हम बात कर लेते हैं टीचिंग मेथड में, तो अब यहाँ पे देखो, वैदिक काल में जो टीचिंग मेथड थे, सबसे पहले था श्रवण यानी सुनना, यानी किसको सुनेंगे भाई? आपको जो पढ़ा रहे हैं यानी गुरु। मनाना, मनन होना चाहिए, सॉरी ये गलत लिखा है, यहाँ पे मनन होता है, टाइपिंग एरर। तो चिंतन और सोच, पहले जो गुरु कह रहे हैं उसको सुनिए, सुनने के बाद उसका चिंतन और सोचेंगे आप। निधि ध्यासन का मतलब क्या होता है? फिर उस चीज का गहन ध्यान करेंगे तब समझेंगे। और लास्ट फिर एक आता है वाद विवाद, यानी शास्त्रार्थ करते थे। आप लोगों ने सुन रखा हो ना कि कई बार मूवीज में देखता हूँ कि आओ कर लेते हैं, जो जीतेगा वो अग्नि स्नान ले लेगा, हारने वाले, सॉरी जो हारेगा। तो कई बार आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा। फिर एक होती थी प्रश्नोत्तर विधि, जिसमें से प्रश्न और उत्तर के माध्यम से टीचिंग कराया जाता था। टीचिंग का माध्य सॉरी जो लैंग्वेज उस समय क्या थी, तो उस समय क्या थी कि संस्कृति, सॉरी संस्कृत जो हमारी मेन लैंग्वेज थी, और जो हमारी परंपरा थी, चूंकि लिखना उस समय इतना ज़्यादा नहीं था, मोस्टली क्या होता था कि ओरली चीज़ें चलती थी, मौखिक परंपरा थी। और याद रखने और सटीक उच्चारण की, जितना शुद्ध बोल पाए और जितना ज़्यादा याद रख पाए, उस समय इसी पे काम चलता था। यानी मेमोरी कितनी ज़्यादा आपकी, आप होल्ड कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को अपने यहाँ पे बैठा सकते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट लाइफ और डिसिप्लिन की, तो एकदम सिंपल और अनुशासित जीवन शैली थी उनकी। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते थे। ब्रह्मचर्य ये होता है, जैसे अगर पूरा इन वैदिक काल के टाइम पे अगर हम जीवन शैली को बांटा जाए तो वो 4 हिस्सों में बंटता है। पहला जो होता है जन्म से 25 वर्ष होता है, फिर होता है 25 से 50, फिर 50 से 75, और लास्ट में 75 से 100। तो ये शुरुआत के 25 वर्ष जो होते थे वो ब्रह्मचर्य और शिक्षा के लिए यही होते थे। इस शिक्षा के जितना भी कार्य है आपका बेसिक, और आपको ट्रेनिंग देने लायक कि आप कुछ कर पाओ,
वो 25 साल तक की एज में हो जाता था। फिर उसके बाद अगर और हायर एजुकेशन के लिए निकलना है तो फिर उसके अलग रास्ते थे। यहाँ पे आपका गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता था। ऐसे करके चारों थे, बाकी दो आप लोग बताएं अगर आप लोगों को पता है तो। फिर क्या होता था शिष्य जो हमारा होता था वो आज्ञाकारी होता था, विनम्र होता था और गुरु की सेवा में तल्लीन होता था और डेली रूटीन के काम करता था। और यहाँ पे जो पर्पस एजुकेशन का एक एम था, ये पीछे होना चाहिए था कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान के साथ साथ ना कैरेक्टर डेवलपमेंट भी करना होता था। उसका एक कैरेक्टर भी अच्छे से बनाना होता था कि अच्छे चरित्र का हो। अब यहाँ पे रोल अगर देख ले तो टीचर का क्या होता था, तो नो डाउट उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी, ठीक है। और आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शक माना जाता था। उनकी जो भूमिका होती थी और वही मार्गदर्शक भी करते थे। बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए जो जिम्मेदार होते थे वो टीचर से ही होते थे। और एक चीज थी कि एजुकेशन जो वहाँ थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती थी, लेकिन ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये बात का पॉइंट है। तो देखो मेंटली क्या होता था कि इस टाइम पे जो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप होते थे वो फादर एंड सन जैसे होते थे। तो एक तरह से कह सकते हो तो कि बच्चे गुरुगृह रहते थे और एक परंपरा चलती थी गुरु दक्षिणा देना। तो उसमें क्या होता था कि चूंकि शिक्षा मुफ्त थी, गुरु दक्षिणा दी जाती थी, ठीक है। कई बार शिक्षक नहीं भी लेते थे, लेकिन क्या होता था कि सिखाने की पूरी जिम्मेदारी क्या होती है कि टीचर की ही है। कि वो खुद जो एक चीज यहाँ पे एक सीधे सिंपल में समझ लो कि अभी जो पीछे मैंने बताया जैसे ये चीजें हैं, सरल और अनुशासित जीवन शैली, तो ये जितना बच्चे के लिए था उससे भी ज्यादा कहीं ये चीज टीचर पे भी लागू होता था। कि अगर वो खुद नहीं कर पाएगा तो बच्चों के सामने क्या होता है ना कि एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता था, एक एग्जाम्पल सेट करना होता था कि देखो मैं ये चीज कर रहा हूँ तो तुम भी करो। तो सबसे पहले ये सारी चीजें ना क्या होता था कि टीचर खुद करता था। जैसे होता है ना कि कहावत है कि भाई जाकी फट परी पीर जाकी फटी भवानी सो का जाने पीर पराई करके कहावत, मतलब कि दर्द जिसको होता है, अर्थ समझो जाने दो, दर्द जिसको होता है वही समझेगा ना। दूसरा बस कह सकता है कि भाई हाँ पता है दर्द होता है, लेकिन जब तुम्हें चोट लगेगी तब पता चलेगा। तो इसीलिए कि टीचर खुद वो सारी चीजें करते थे। और उसके अलावा मैंने कहा ना कि जो स्पिरिचुअलिटी की हो गया, मोरल आइडियाज, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। और वो बच्चे के लिए मेंटली हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, इन सारी चीज़ों को मोरल डेवलपमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब अगर हम मेरिट्स की बात कर लें तो उस टाइम की जो एजुकेशन थी वो वैल्यू बेस पे थी और इथिकल एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाता था पर्सनालिटी का ओवरऑल, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, क्लोज रिलेशनशिप थे। और आध्यात्मिक प्लस व्यवहारिक ज्ञान का जितना अच्छा कॉम्बिनेशन उस टाइम पे था उतना आज नहीं है, कहीं खो गए हैं, छोड़ो। अब इसकी हम कुछ सीमाओं की बात कर लेते हैं, डिलिमिटेशन। तो नो डाउट इतनी चीजें होने के बाद भी शिक्षा की पहुंच जो थी वो सार्वभौमिक नहीं थी, यानी सर्व सुलभ नहीं थी, सभी के लिए उपलब्ध नहीं थी। दूसरी चीज, महिलाओं और निचले वर्गों की पहुंच भी इनकी बहुत सीमित थी, क्योंकि जब वैदिक काल का टाइम आता है और वैदिक सॉरी मैं कुछ और ही बना देता हूँ। वैदिक काल जब धीरे धीरे खत्म होता है और उत्तर वैदिक काल आता है, मैं ये बताना चाह रहा था। तो जो इंडियन सोसाइटी थी उसके स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। तो यहीं पे फिर दास परंपराएं, छुआछूत, तमाम जो कुरीतियां हैं वो जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पूरा एजुकेशन, पूरी सोसाइटी ही बदल जाती है। तो इस कारण क्या था कि ये डीमेरिट आ जाती है। क्योंकि हम वैदिक काल की बात करेंगे तो पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल दोनों लेके चलेंगे, हम एक को छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या था कि पूरा तहस नहस हो जाता है, जिसमें से फीमेल्स को एजुकेशन के बाहर रख दिया जाता है। 4 वर्णों में हमारा समाज बट जाता है, वो चौथा वर्ण एकदम बाहर हो जाता था। और एक सबसे बड़ी चीज थी ना कि मौखिक परंपरा पे पूरी तरह से निर्भरता थी, कि फोकस क्या था, मौखिक परंपरा पे ही था। अब अगर कोई चीज भूल गए तो फिर भूल गए। अगर लिख के रखे हो कहीं, इसीलिए कहा जाता है ना कि भाई नोट्स बना के रखो अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि वो तुम पढ़ोगे तुम समझोगे। अगर भूल गए तो फिर हो गया, याद ही नहीं आया। तो आज देखो यहाँ पे हम लोगों ने, वैसे ये पढ़ाने का कोई खास मतलब है नहीं जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि इसका वीडियो पुराना पड़ा है। पर हाँ इस पीपीटी फॉर्मेट में नहीं है। तो वैदिक काल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीधे बौद्ध काल में आएंगे। और वहाँ पे अब देखो क्या करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था क्या रही है वो देखेंगे सीधे। और फिर उसी में देखेंगे कि हायर एजुकेशन के लिए क्या चीज़ें थी। और फिर इसी तरह कंटिन्यू करते हुए हम लोग मुस्लिम काल में आएंगे और उसी के बाद हम लोग ब्रिटिश में भी आ जाएंगे।
और उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात। तो जितने लोग यहाँ तक आ गए हैं उन सभी से है कि यार मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पर इसको और ज़्यादा सपोर्ट करिए। मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ यार 10,000 व्यू आ रहे हैं, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। क्योंकि इसको बनाने और फिर इसको जनरेट करने में समय लगता है, डेली का 2 से 3 घंटे का टाइम जाता है। क्योंकि एक प्रॉपर मैटर पहले कलेक्ट करो, टाइप करना होता है, फिर उसको पीपीटी फॉर्मेट में रखो, तब जाके ये होता है। ये ऐसा नहीं कि बस उठाया और मैं आके बोल दिया। कहानी सुनाना अलग आसान होता है ना, अगर मुझे सिर्फ कहानी सुनाना हो तो फिर एक तरफ ऐसे कॉपी पेन रखूँ और ठीक है सुनाना शुरू कर दूँ, वो नहीं करना है। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग दिखा दीजिए, बस वही छोटी सी बात। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हर किसी तक पहुँचाइए। सो थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।